नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनी सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम संस्कृत की व्याकरण के बारे में मैराथन जो ये क्लास है हम रख रहे हैं। इस मैराथन क्लास में हम जो संस्कृत व्याकरण है और जो साहित्य है उसको हम यानी कि शॉर्ट तरीके से रिवीजन के तौर पे से हल्के हल्के रूप में सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना सिलेबस कंप्लीट रूप से चैप्टर वाइज कर लिया गया हो और अब वो उनकी एग्ज़ाम बहुत पास हो और वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए यानी कि जो यह अपनी वीडियो देखेगा तो वह उनको ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुँचा दे जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो यानी कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, इसको हम मैराथन भी बोल सकते हैं। मैराथन, ठीक है, मैराथन क्लास भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट के लिए कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण मुझे यहाँ से उठना पड़ा, उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी जो कि आज की कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को इंतज़ार होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण का जो अपन है विस्तार पूर्वक रिवीजन के तौर पे अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हमने इसको बड़ा कर लिया और इतनी वीडियो रखेंगे। देखो, हम ये पीडीएफ रख रहे हैं, तो देखो आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे संज्ञा प्रकरणम से। संस्कृत की व्याकरण को प्रारंभ करते समय हमारा सबसे पहला जो यानी कि चैप्टर रहने वाला है संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरणम में मुख्य बातें क्या क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहली जो बात आ जाती है वह आ जाती है इस संज्ञा। इस संज्ञा जो सूत्रों के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि इस संज्ञा सूत्र कितने होते हैं। तो ये संज्ञा सूत्र जो यानी कि हमारे 6 होते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, पाणिनि व्याकरण के अनुसार इस संज्ञा विधायक सूत्र 6 है। 6 कौन कौन से है? तो यानी कि हलंत्यम, और दूसरा है उपदेशी अजनुनासिक इत, और तीसरा है आदि रिंग टूडव, और चौथा है श प्रत्ययस्य, और पांचवा है चोटू, और सातवां है लसक व तद्धिते। तो ये हमारे 6 क्या है इत संज्ञा सूत्र है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे यानी कि इन पूरे पूरे सूत्रों के बारे में जो इनकी क्या क्या इनका जो कार्य होता है वह सभी चीज़ें हमने हमारी कक्षा में पढ़ी थी और ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो इसके लिए मैं सिर्फ यानी कि इस पीडीएफ के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, बात करेंगे हम दूसरे बारे में। दूसरा जो हमारा बिंदु वह है इस संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो यानी कि हलंत्यम, ठीक है। उपदेशा अवस्था में
अंतिम हल व्यंजन वर्ण की इस संज्ञा करता है। इस संज्ञा जो हलंतम जो सूत्र है ये क्या करता है, जो यानी कि अंतिम हल जो वर्ण हमें देखने को मिलता है उसका क्या करता है, इस संज्ञा कर देता है। कौन सा, हलंतम सूत्र। फिर हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा है वह है लोप। लोप क्या होता है, तस्य लोप है। जिसको इत कहेंगे उसका लोप हो जाता है, यानी कि जिस वर्ण का हम लोप कर रहे हैं ना उसको हम इत भी कहेंगे और उसका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। अनुबंधों को इत कहते हैं। संहिता क्या है, संहिता का जो सूत्र होता है वह होता है प्रहसन्निकृष संहिता। प्रहसन्निकृष संहिता यानी कि पास में जो यानी कि सन्निकृष रहता है, यानी कि पास में रहता है, उसकी संहिता। संहिता का मतलब जोड़ना होता है। वर्णों की अति अत्याय निकटता संहिता संज्ञक होती है, मतलब जब वर्णों का पास पास में होना क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। सवर्ण तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम, तुल्याश प्रयत्न सवर्णम, यानी कि जो सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र हमें पूछा जाता है वह इनमें से जो भी चीजें हैं सिर्फ सूत्र तक ही ज़्यादातर सीमित रहती है, और जो बड़ी एग्जाम होती है उनमें यानी कि इनकी चीज़ें आगे अंदर तक पूछा जाता है। लेकिन हमारी रीट और यानी कि जो अन्य जो यानी कि हमारे संस्कृत से संबंधित जो एग्जाम होती है तो उनमें यानी कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र हो गया तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। तालु स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा होते हैं, यानी कि जो तालु, अब देखो जो तालु वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इचु ऐसा नाम तालु, यानी कि ई तो आएगा। छ का मतलब हो गया छ छ जय जय, या छ वर्ग जो पूरा पूरा आ जाएगा। और यानी कि हमारा क्या बोलते हैं, यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न। देखो दो प्रयत्न होते हैं, एक तो बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उद्धात क्या होता है, देखो उद्धात स्वरों का ही भेद होता है, तो यानी कि उच्चेर उदात जिस स्वर को तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाता है या जिस स्वर पर बल दिया जाता है उसे उद्धात कहते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि यह ऊपर के भाग से बोला जाता है, मुंह के ऊपर के भाग से कौन सा मतलब स्वर बोला जाता है, तो यानी कि उन स्वरों की जो श्रृंखला को बांट रखा गया है उच्चेरु दात यानी कि अर्थात उदात के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अनुदात। अनुदात क्या होता है, यानी कि नीचेरुदात, जो यानी कि मुख के नीचे के भाग से बोला जाता है उसे यानी कि नीचेरुदात कहते हैं। जिस स्वर को तालु आदि के नीचे भाग से बोला जाता है या जिस पर बल नहीं दिया जाता उसे अनुदात कहते हैं। अनुदात के नीचे रेखा जो यानी कि ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी रेखा हमें देखने को मिलती है। तो इन तीनों को अभी अभी बताऊंगा। स्वरित क्या होता है, समाहार है स्वरित, जिस स्वर का उच्चारण कंठ तालु, मतलब आपको सिर्फ यानी कि जो उद्धात में तो सिर्फ क्या याद रखना है, तालु याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि तालु का कौन सा भाग, ऊंचा भाग, ठीक है, तालु का ऊपर वाला भाग आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अनुदात है, अनुदात का तालु का ही याद रखना है स्थान तो, लेकिन उसका निचला भाग याद रखना है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, स्वरित के। तो स्वरित में क्या है कि कंठ और तालु दोनों है, क्या है, कंठ और तालु दोनों के मध्य का भाग से हो उसे स्वरित कहते हैं। स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। अब मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ, मतलब यानी कि अगर आपको उद्धात मिल जाए, क्या मिल जाए, उद्धात, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए अनुदात, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए स्वरित, सॉरी थोड़ा लिखा नहीं गया वहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, यानी कि जो हमारा उद्धात होता है इसका कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। अनुदात के बारे में बात करते हैं तो इसमें यानी कि जो वर्ण होता है उस वर्ण के ऐसे मतलब यानी कि प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। स्वरित में हमें खड़ी वाली रेखा का चिन्ह देखने को मिलता है। तो यानी कि ये जो हमारी बातें थी तो वो हमने आपको इधर समझा दी। तो ये है हमारी यानी कि स्वरों के बारे में। आगे हम बात करते हैं, हमारी जो आगे वाली श्रृंखला है पदम। सुप्तिंगतम, जो ये पदम है यह शब्द रूप और धातु रूप के लिए बहुत ही फायदेमंद जो सूत्र है यह होता है। सुप से युक्त शब्दों तथा तिंग से युक्त धातु रूपों को पद कहते हैं। मतलब पद किससे कहेंगे, यानी कि जो पद वर्णों के समूह से मिलकर बनता है उसे पद कहते हैं। लेकिन जो हमारा संस्कृत में जो इस पदांत का जो सूत्र मिलता है वह क्या मिलता है, वह मिलता है सुप्तिंगतम पदम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में।
उच्चारण स्थाना नहीं, उच्चारण से पूर्व वर्णमाला का अध्ययन आवश्यक है। बिल्कुल, यानी कि उच्चारण से पूर्व हमें वर्णमाला का अध्ययन करना लेना चाहिए, क्योंकि उच्चारण हम किससे करेंगे, वर्णों को करेंगे। तो वर्णों के बारे में पहले हमें समझना चाहिए कि कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण नहीं होते हैं, और यानी कि इन वर्णों के बारे में हमें भाग और इनके यानी कि सभी चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो देखो, वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। फिर हम बात करेंगे हश्व। हश्व स्वर में यानी कि बिल्कुल 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री और लिरी, ये 5 होते हैं कुल। दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं तो यानी कि आ ई उ री और ए आई ओ औ, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 8। तो 8 और 5 13 वर्ण हो गए किसके, संस्कृत में। लेकिन मुख्य रूप से यानी कि हमें 11 ही वर्ण देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल वर्ण कितने हो गए, मतलब कुल स्वर कितने हो गए, कुल स्वर हो गए यानी कि 13। ठीक है। प्लुप्त, ये हमें ओम का चिन्ह देखने को मिलता है। देखो, हश्व के लिए हम सिर्फ यानी कि एक मात्रा का उपयोग करते हैं, और दीर्घ के लिए हम 2 मात्रा का, यानी कि आई का साइन तो यानी कि एक मात्रा के लिए, एस का साइन 2 मात्रा के लिए, और प्लुप्त जो यानी कि 3 मात्रा के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। ये तो हो गया हमारा स्वर का। हमारा दूसरा भाग था व्यंजन का, जिसे यानी कि हम संस्कृत में हल बोलते हैं, और स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। देखो, व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला भाग हमारे व्यंजन को मिलता है, केवल कौन सा मिलता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से यानी कि नाम से ही यानी कि इसका पता चल जाता है कि स्पर्श यानी कि जिसको, जिन भी वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी चीज़ को स्पर्श करना होता है, वह यानी कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो, उन्हें, इन स्पर्श व्यंजनों को हमें उद्धित उद्धित वर्ण भी बोल सकते हैं, उद्धित वर्ण भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो देखो यानी कि जो वर्ग होते हैं, उन वर्गों के 1 से लेके 5 तक, यानी कि एक वर्ग के अंदर कुल 5 वर्ण होते हैं। ऐसे मिलाकर कुल हमारे जो वर्ग होते हैं वह 5 होते हैं। तो 5 और 5 25, मतलब यानी कि 5 × 5 25 होते हैं। तो यानी कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए, जो यानी कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि क ख ख घ ये मतलब यानी कि क वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया च वर्ग, ये हो गया ट वर्ग, ये हो गया त वर्ग, और ये हो गया प वर्ग। इस प्रकार से हमें यानी कि कू चू टू तू पू, ये क्या है, ये वर्ग है। ये वर्ग क्या है कि ये वर्ग यानी कि अपने जो वर्ग है, मतलब यानी कि जो वर्ग हमें देखने को मिलती है, यानी कि उसका पहला वाला वर्ण के हिसाब से हमें वर्गों के अंदर बांट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा व्यंजन का अगला भाग होता है, यानी कि पहला तो कौन सा हो गया, पहला हो गया स्पर्श, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया भाग अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ वर्ण जो यानी कि होने वाले हैं हमारे य र ल व, क्या होते हैं, य र ल व। ध्यान रखना है आपको, हिंदी के अंदर यानी कि अंतस्थ वर्ण यानी कि य व पहले आ जाता है, लेकिन संस्कृत में य र ल व अंतिम में आएगा संस्कृत में, और हिंदी में व सेकंड नंबर पे आता है। तो यानी कि आपको याद रखना है य र ल व। ठीक है, यानी कि ये जो व है ये हिंदी के अंदर कब आ जाता है, यानी कि पहले सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये आपको नोट में याद रखना है। ऊष्म व्यंजन हम बोलेंगे, जिसे यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ऊष्मा का प्रहार करना पड़ता है, यानी कि मुंह से ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्म वर्ण बोलते हैं। जैसे यानी कि श श श ह। ठीक है। संयुक्त वर्ण के बारे में बात करते हैं तो संयुक्त वर्ण हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो तीनों वर्ण कौन कौन से हैं, तो यानी कि श, क और श, क और श से मिलकर श होता है। त्र, त और र से मिलकर त्र बनता है। और य, ज और य, ज और य, यानी कि जो हमारा 6 से चम्मच वाली जो लाइन है उसका अंतिम वर्ण य, उससे मिलकर के यानी कि य बनता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारी इसी संरचना को। पाणिनि की शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। कितने माने गए, 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। ठीक है। माहेश्वरी सूत्रानुसार कौन कौन से हैं, तो यानी कि देखो, माहेश्वरी सूत्र का जो पहला यानी कि सूत्र हमें देखने मिलता है वह मिलता है ए ई ऊण। क्या मिलता है, ए ई ऊण है। ठीक है। दूसरा जो हमें मिलता है रील रिक है। तीसरा हमें मिलता है ए ओंग। ठीक है। चौथा हमें मिलता है ए औच। ठीक है।
ए औच। और पांचवा हमें मिलता है ये वरट, क्या मिलता है ये वरट। छठा हमें मिलता है लण। और सातवां हमें मिलता है यमगणनम, क्या मिलता है यम गणनम। आठवां हमें मिलता है जय भैया। और नवा हमें मिलता है गुड़दश, ठीक है। और दसवां हमें मिलता है जब गर्दश, क्या मिलता है जब गर्दश। ग्यारहवा हमें मिलता है खफ छ ठ त, खफ छ ठ त छ ट तव, ठीक है। और बारहवा हमें मिलता है कपया। और तेरहवा हमें मिलता है श श र, श श श र, ठीक है। और चौथा हमें मिलता है, चौदह हमें मिलता है हल, ठीक है। इसी प्रकार से यानी कि जो हमारे क्या मिलते हैं, हमें वर्ण देखने को मिलते हैं। एक मिनट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। कल तो मेरे पापे है ना, हाँ हाँ चेक चेक। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप सभी को मैंने डिस्टर्ब किया। देखो, अब हम उच्चारण स्थानों के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं अभी आपसे बोल रहा था कि उच्चारण स्थानों का सूत्र होता है। उन सूत्रों को यानी कि हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अकुह विसर्जनीय या नाम कंठ है, यानी कि ए ए देखो, सब पहले आ रहा है कु, जिसकी भी यानी कि जो मतलब यानी कि जो वर्ग होता है, यानी कि कुजुटुतुपु, वो क्या है, वो यानी कि अपने आप में एक वर्ग है। और वर्ग यानी मतलब पांचों वर्ण उसके अंदर शामिल है। तो ए यानी ए वर्ण, को यानी क ख ग घ, है यानी है, विसर्जनीय यानी विसर्ग है, वह कौन सा है, उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि ए ख ख घ और घ य है और विसर्ग, ये सिर्फ कंठ से ही उच्चारित होता है। इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई हो गया। चू यानी च छ ज य, ठीक है, च छ ज य, च छ ज छ य। और ये से मतलब यानी कि यति वाला। और स से शंकर। देखो, ये जो स है, ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे तीन से आएंगे ना, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इचु यशनम तालु से, तो तालु से, स से शंकर वाला तालु से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ऋतु रसाना मुर्दा, यानी कि री ट ठ ढ ढ ण और र और श, यानी कि जो ये स्लेट वाला सा आ गया मुर्दा से, ठीक है। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, रि पहले आ गई। इनकी जो आगे आगे वर्ण है ना, ये स्वर वर्ण हमें देखने को मिल रहे हैं। त थ द ध न ल। और स से सड़क वाला, जो यानी कि हमें को कहाँ से उच्चारित होता है, तो दंत से। तो क्या हो गया, ये दंत है। एक बार हम तीनों स को, क्योंकि स के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन तीनों स के बारे में हम यानी कि अध्ययन करेंगे। तो देखो, ईचु यसा नाम तालु, तालु से कौन सा वर्ण कौन सा स उच्चारित होता है, तो वह संकर वाला स उच्चारित होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, जो यानी कि ऋतु रसानाम मूर्धा से जो हमें स की उत्पत्ति देखने को मिलती, स उच्चारित होता है, वह स कौन सा है, वह स है स्लेट वाला, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कौन सा, यानी कि दंत से कौन सा स उच्चारित होता है, तो वह होता है सड़क वाला। कौन सा होता है, सड़क वाला, जो कि आपको दिख रहा होगा। उपपद्या नियनाम मोष्टो, यानी कि ये क्या होता है, ये ओष्ट से होता है, यानी कि ओ से, यानी कि ओ अनर सुर वाला। प फ ब भ म उपपद्या नाम, यानी कि जो चिन्ह है ना, ये इसको उपपद्या नाम बोला जाता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि ओष्ट से उपपद्या नाम यानी कि बोला जाता है। इनको सभी को आप एक तरह से यानी कि रट लो, इन सूत्रों को आप रट लोगे, तो आपका उच्चारण स्थान से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यम गण नाम नासिका च, यमंगण नाम नासिका च, ठीक है। तो नासिका से कौन कौन से यानी कि वर्ण उच्चारित होते हैं, तो यानी कि जो 5 हमारे वर्ग थे कुचुटुतु पु, उसके अंतिम वाले वर्ण कौन कौन से हैं, य म यम, ठीक है। इस प्रकार से एदौतो
कंठ तालु ए ऐ कंठ तालु से उच्चारित होते हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा। ओधव तो कंठोष्टम ओ औ कंठोष्टम होता है। वकाराश्य ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह का उच्चारण कहाँ से होता है, तो वह होता है यानी कि हमारा कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से होता है। दंतोष्ठ से वह का उच्चारण होता है। बार बार आपको ये बोल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो दंतोष्ठ से होता है। जिह्वा मूलम यस्य जिह्वा मूल्यम, तो यानी कि जो सेम उपपद्य मान्यम के यही तरह यानी कि जो क ख के आगे ये चिन्ह होता है उसे जिह्वा मूल्यम के नाम से जाना जाता है और इसका उच्चारण जिह्वा मूल्य ही होता है। प्रयत्न के बारे में बात करते हैं तो वर्णों के उच्चारण करने में सब कुछ प्रयास करना पड़ता है। मतलब जब वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं तो हमें अपने आप में जो बल लगाना पड़ता है, जो प्रयास करते हैं उसके बारे में बता रहा है कि उसे ही यत्न कहते हैं। ठीक है, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आभ्यंतर यत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं आभ्यंतर यत्न के, उनको आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तो आभ्यंतर यत्न के जो 5 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं वह मिलते हैं स्पष्ट और ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत और विवृत और संवृत। ये हमें 5 क्या मिलते हैं, यह आभ्यंतर यत्न के प्रकार देखने को मिलते हैं। देखो स्पष्ट के अंदर क्या होता है, स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जरूर यानी कि वे व्यंजन आएंगे जो यानी कि हमारे स्पर्श व्यंजन में थे। यानी कि देखो क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, यानी कि कुचुट तुपु बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। ईसत स्पष्ट के बारे में हम बात करते हैं तो यानी कि स्पष्ट अंतस्थ हमने देखा था वहां पे, तो वही यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे क्या, य र ल व। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। ईसत विव्रतम, विव्रतम उष्म, उष्म जो वर्ण थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। श श श ह उष्म स्तस्थ वर्ण वर्ण। विवर्तम, विवर्तम में देखो यानी कि जो हमारे स्वर हैं मूल रूप से 9, वो 9 के 9 स्वर यहाँ पे आ जाएंगे। ए ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर आ जाएंगे। संवृतम हस्व, इसमें केवल अगर संवृत की जहाँ पे बात आ जाए तो उसमें केवल आएगा, वो भी यानी कि लघु है, लघु ही होता है। तो आपको कंफ्यूजन क्या होता है कि स्पष्टतम और संवृतम, इनमें आपको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होगा। तो एक बार आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यानी कि अगर आपको स्पष्टतम, क्योंकि नाम में स्पर्श सा लग रहा है तो यानी कि स्पर्श वाले वर्ण यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे भायतन की। दूसरा हमारा भाग है भायतन। भायतन हमारे 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, तो भायतनों के नाम इस प्रकार से हैं। विवार, विवार है, समार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, उदात है, अनुदात है और स्वरित है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 11 क्या हो गए, भाई यत्न। अब इनको किस प्रकार से बांटा गया है, इनमें कौन कौन से वर्ण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उनके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो यानी कि बाह्य प्रयत्नम क्रमश संज्ञा, बाह्य प्रयत्न होगा, यहाँ पे वर्ण होगा और यहाँ पे लघु रूप इसका किस प्रकार से बन सकता है। देखो अगर हमें वर्ग का पहला मतलब क्रम संख्या है जो यानी कि हमें अभी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो यानी कि भायतनों की संख्या नंबर 1, 3 और 6, 1, 3 और 6। इसमें देखो कौन कौन से हैं, विचारक, इसको विवार कर लो, इसको विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें यानी कि वर्ण इसमें जो यानी कि जो हमारा यानी कि व्यंजन है, व्यंजन यानी कि जो हमारे क ख ग यह देखने को मिलता है, तो उसमें यानी कि जो वर्ग का हमें वर्ग का हमें पहला और दूसरा वर्ण यहाँ पे, और देखो किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा रो वर्ण और तीनों सकार हो। ठीक है, मतलब यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा हमें यहाँ पे वर्ण देखने को मिलेगा, और ये वाला यानी कि हमें रो देखने को मिलेगा, और स से सकार मतलब जो यानी कि स है जो होता है वह हमें देखने को मिलेगा। तो देखो क ख 2 वर्ग का पहला और दूसरा, छ वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, त वर्ग का पहला और दूसरा, प वर्ग का पहला और दूसरा, और ये जो तीनों स है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यह हो गया हमारा विवार श्वास और अघोष। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे जो यानी कि क्या बोलते हैं भाई यत्न क्रमांक संख्या 2, 4, 5, इसमें हमें देखने को मिलेगा समार नाद घोष, समार नाद घोष। इसमें
किसमें, पहले वाले में यानी कि जो हमें देखने को मिल रहा था विवार श्वास घोष में, तो सिर्फ वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, और स और एक रो, ये हमें देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे यानी कि संवार नाद घोष के अंदर, तो यानी कि इसमें हमें वर्ग का, देखो वहां पे तो पहला और दूसरा था, और कुल वर्ग में यानी कि वर्ण होते हैं 5, तो पहला और दूसरा तो कहाँ गया, इसमें हमारे विवार श्वास और अघोष के अंदर गया, और यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाएगा इसमें संवार नाद और घोष में, मतलब दोनों का, ये आगे का स है, ये पीछे का स है, इस प्रकार से आप मान लीजिए, ठीक है। तो देखो यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतःस्थ वर्ण है, यानी कि यहाँ पे तो श 3 बार से था, और यहाँ पे यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके साथ जोड़ दिया कौन सा, य, र, ल और व, और है और जोड़ दिया। यहाँ का यानी कि जो संकर वाला मतलब यानी कि ऊष्म वर्ण था ना, उसका है हटा के यहाँ पे जोड़ दिया था। तो इस प्रकार से देखो समझो, ये वर्ग का यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया ग, घ, य, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, भ, भ, म, और ये र, ल, व और है, यानी कि इस ऊष्म वर्ण का यहाँ से है हटा के कहाँ पे जोड़ दिया, संवार नाद घोष। ये क्या, ये ग्रुप बना दिया इन सभी का, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा भाई यत्न क्रमांक संख्या 7वां है, और उसका नाम दिया गया है अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंदर देखो क्या होता है, किसी भी वर्ग का 1, 3, 5, मतलब यानी कि जिसे हम यानी कि क्या बोल सकते हैं, एक तो सम संख्या होती है, एक असम संख्या होती है। तो सम संख्या को छोड़, ये यहाँ पे हो गई असम संख्या, ठीक है, जिसमें यानी कि 1, 3, 5 की बारे में बात करते हैं। तो यानी कि वर्ग का 1, 3, 5 और य, र, ल, व और है, यानी कि जो 2 पार्ट है, यानी कि इसके ऊपर वाला जो यानी कि हमने 2 चीज देखी थी, कौन सी, विवार श्वास और यानी कि अघोष, ठीक है, विवार श्वास और अघोष वहां पे देखा था हमने, उसमें यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा था, और फिर हमने देखा संवार नाद घोष, वहां पे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा था। तो दोनों को कंपेराइज करके यानी कि यहाँ पे बता दिया गया। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे भी इस प्रकार से है, अल्पप्राण और महाप्राण में क्या है कि इसमें अल्पप्राण में तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है, और यानी कि य, र, ल, व और है। और हम बात करेंगे महाप्राण के अंदर, तो महाप्राण में वर्ग का सम संख्या होती है, जो यानी कि 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पे वर्ण देखने को मिलते हैं, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण देखने को मिलता है, और यहाँ पे श, 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 ठीक है। इस प्रकार से यानी कि चीजें आपको समझ में आ गई। 9वां, 10वां, 11वां, इसमें उद्धात, अनुदात और स्वरित, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था। उद्धात और अनुदात और स्वरित क्या होते हैं, यानी कि उद्धात यानी कि ऊपर से बोला जाने वाला, अनुदात यानी नीचे से बोला जाने वाला, स्वरित यानी दोनों का समाहार, ठीक है। इस प्रकार से अब उद्धात में देखो यानी कि कोई भी मतलब यानी कि लाइन नहीं थी, अनुदात में यानी कि हमारे जो यानी कि आड़ी वाली लाइन थी, और स्वरित में हमारे जो खड़ी वाली लाइन देखने को हमें मिली थी, ठीक है। ये इसमें सिर्फ व्यंजन आएंगे, सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बारे में बात करेंगे। संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदस्य पाणिनि परिभाषा। अब देखो हमारे यहाँ से संधि स्टार्ट हो जाती है, तो संधि अब हम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ठीक है। पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा है वह क्या है, वह है प्रह सन्निकृष संहिता, प्रह सन्निकृष संहिता, प्रह सन्निकृष संहिता। प्र यानी वर्णों का अत्यंत पास में, वर्णों का अत्यंत पास में क्या कहलाता है, प्रह सन्निकृष संहिता कहलाता है। वर्णों का अत्यंत पास में क्या कहलाता है, प्रह सन्निकृष संहिता कहलाता है, ठीक है। वर्ण संधानाम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानाम मेलनम वा भवति ततः संधि रीति कथ्यते। यानी कि 2 वर्णों के आपस में, यानी कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यह यानी कि संधि की परिभाषा है, जो कि आपने खूब पढ़ी है और खूब इसको यानी कि आपने याद भी किया है। संधि के प्रकार कितने हैं, इस पे यानी कि काफी मतभेद होता है हमें देखने को। तो देखो हम बात करेंगे कि व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा में संधि 5 प्रकार की मानी गई है, किसकी, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के अंदर। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी और वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधियों के 5 भेद बताए हैं। देखो वैसे तो 5 प्रकार की मानी जाती है,
लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने अपने जो ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी और वरदराज ने सिद्धांत लघुसंधि कौमुदी में भी 5 भेद बताए गए हैं। वैसे संधि किस प्रकार कितने प्रकार की मानी गई है? वैसे भी 5 प्रकार की बताई गई है, यहाँ पे इन्होंने 5 प्रकार की बताई है। ये क्या है? ठीक है, कौन कौन सी है देखो। स्वर संधि, इसे हम अच संधि बोलते हैं। प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि और स्वादी संधि। प्रकृति भाव संधि को ही अच संधि तथा स्वादी भाव को ही विसर्ग संधि में मानकर संधि के क्या भेद, कितने भेद कर दिए? 3 भेद कर दिए। मतलब यानी कि जो प्रकृति भाव है इसको दे दे किसको? स्वर संधि को, तो ये बन गई हमारी 1। और व्यंजन संधि हमारी जो यानी कि क्या हो गई? व्यंजन संधि हो गई हमारी 2, और विसर्ग संधि और स्वादी संधि ये हो गई हमारी 3। इस प्रकार से इन तीनों मतलब 3 संधियों के रूप में इनको विभाजित कर दिया। अब हम बात करेंगे एक एक संधि के बारे में। इस प्रकार से किस प्रकार से बांट दिया? अच संधि, स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे अच संधि के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे आती है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यण से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ई उ री ली, ठीक है, जो हमारे यानी कि वहां पे देखने को मिलता है सूत्र, उसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है, यानी कि यवर अलग आदेश हो जाता है। किस प्रकार से होता है देखो, यानी कि अब यहाँ पे स्थितियां बताई जा रही है। पूर्व में क्या होता है? ई मतलब जो शब्द के पूर्व में ई होता है, ओ होता है, या फिर री या फिर ली हो देखने को मिलेगा। उसके पश्चात हमें असमान स्वर वहां पे देखने को मिलेंगे सभी में। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या कर देना है? ये व र और ल कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये संधियां समझ में आई होगी। अगर आपने ये पिछली जो वीडियो देखी होगी तो देखो उदाहरण के हिसाब से सुदी दी में ई की यानी कि क्या है? मात्रा है। उपास्य, सुदुपास्य क्या हो गया? सुदुपास्य, यानी कि इधर यानी कि कौन सा है? इधर है ई और उधर ओ है। ठीक है, इस प्रकार से असमान स्वर इधर देखने को मिला। समान स्वर थोड़ी है, इधर ई है इधर ओ है, तो वहां पे हमने क्या कर दिया? सुद्युपास्य। मधु प्लस अरी, मध्वरी, देखो यहाँ पे ध आ गया ना, ध मध्वरी। लर प्लस आकृति, लाकृति। मात्र प्लस ए, मात्रे। अयादि संधि के बारे में बात करते हैं तो एचो अयाव अयाव, ये संधि का क्या है? सूत्र है। इसमें भी देखो पूर्व में क्या होता है? ए औ, इनमें से किसी भी वर्ण को देखने को मिल जाएगा। तत्पश्चात हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे असमान स्वर हमें बीच अगले वाले में देखने को मिलेगा। लेकिन हमें उसके स्थान पर एक ही स्थान पर तो क्या कर देना है? आय, और ओ के स्थान पर क्या कर देना है? औ, और एक के स्थान पर क्या कर देना है? आय, ओ के स्थान पर क्या कर देना है? आओ। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने ये संधियाँ समझाई थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। देखो ने प्लस अनम, अरे मैं तो जब ये मैं तो मतलब यानी कि ये देखता हूँ ना, वो शब्द उसी में हमें देखने को मिल जाता है। देखो ने प्लस अनम, नय आय, आय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यानी कि हमें जहाँ पे आय देखने को मिलेगा वहाँ पे हम ए लगा देंगे। एक ही मात्रा हमने यहाँ पे लगा दी। हरे प्लस ए, हरे आय, तो यानी कि यहाँ पे हमने एक मात्रा लगा दी। पो प्लस अक, पावक है। आव, आव हो गया, तो यहाँ पे हमने आव कर दिया, तो पो कर दिया। इस प्रकार से दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकर सवर्ण दीर्घ है। अकर सवर्ण दीर्घ हमें दीर्घ संधि का सूत्र देखने को मिलता है। ठीक है, देखो पहले क्या होता है इसमें? ए या आ के, या ई या ई के, ऊ या ऊ के, या री के समान वर्ण के पश्चात समान वर्ण देखने को मिले तो हमें ए या आ के स्थान पर तो दीर्घ आ कर देना है। ई या ई के स्थान पर हमें दीर्घ ई कर देना है। ओ या ऊ के स्थान पर हमें दीर्घ ओ कर देना है। री या री के स्थान पर हमें दीर्घ, मतलब इन तीनों का दीर्घ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्य प्लस श्री, दैत्यारी हो गया। श्री प्लस ईस है, श्री से हो गया। विष्णु प्लस उद है, विष्णुदय हो गया। यहाँ पे होत्र प्लस ऋकार है, होत्रकार है, यानी कि हमें देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये चीजें हमारे यानी कि क्या हो गई? एकदम सही हो गई। तो ये हमारे क्या हो गया? ये हमारा यानी क्या बोलते हैं संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगली जो हमारी संधि आने वाली है वह आने वाली है गुण संधि। बिल्कुल इजी संधि। इसमें गुण में क्या होता है? यानी कि पूर्व में ए या आ हमेशा पूर्व में ए या आ ही दिखेगा, और पश्चात में हमें या ई दिख जाए, या ऊ दिख जाए, री या री दिख जाए, ली या ली दिख जाए, तो हमें क्या करना है? अगर ई दिख जाए तो हमें ए कर देना है, ऊ दिख जाए तो हमें ओ कर देना है, री दिख जाए तो हमें अर कर देना है, ली दिख जाए तो हमें अल कर देना है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रख करके इन सब चीज़ों का अगर आप याद रखोगे तो आपका
परफेक्टली आपका उत्तर है जो सही माना जाएगा। देखो गण, ण में अ है, इधर ई मिल गया तो हम क्या करेंगे, ए कर देंगे तो गणेश हो गया। महा आ है, ओ है, महोत्सव, महोत्सव कर देंगे। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, इधर आ है इधर ओ है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सॉरी देव में तो यानी कि अ है, री आ गया, ठीक है ये वाला, तो हम क्या कर देंगे देवर्षि यानी कि अर, तो यहाँ पे अ जोड़ा तो यानी कि अ तो व में मिल गया और अर ऊपर चला गया तो देवर्षि हो गया। लव प्लस सॉरी तव प्लस लकार है, तवल्लकार है, बिल्कुल आधा लय है तो आधा लय यहाँ पे जुड़ जाएगा। इससे बहुत अच्छी यानी कि संधियाँ है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं इनके अंदर। वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं तो पूर्व में हमें अ या आई देखने को मिलेगा और पश्चात में हमें ए आई या ओ औ, तो ए के स्थान पर जो दीर्घ ए है ये देखने को मिल जाएगा, ओ औ के स्थान पर ओ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के हिसाब से देखते हैं, सदा प्लस एवं, सदैवम, सदैवम, एक ही यहाँ पे मात्रा हो गई यानी कि दीर्घ ए हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। मम प्लस ऐश्वर्य, ममेश्वर्य, गंगा प्लस ओघ है, गंगोघ है, महा प्लस औषधि, महौषधि, ये क्या हो गए, ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम बात करेंगे पररूप है संधि की। पररूप संधि के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सूत्र हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है, यानी कि एंगी पररूपम, क्या मिलता है, एंगी पररूपम। देखो दोस्तों आप सभी यानी कि जो ये रीट या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन सभी संधियों के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लें और इन सूत्रों से ही अत्यधिक प्रश्न है जो यानी कि बनते हैं, इन सूत्रों से ही बनते हैं। तो आप सभी को सूत्र तो जरूर से जरूर याद रखने हैं। और संधि भी बहुत इजी है, स्वर संधि तो बहुत ही इजी है, सभी को इजी लगती है अगर आपने अच्छे ध्यान से इनको समझा होगा तो। पूर्व के बारे में बात करते हैं पररूप संधि के अंदर तो ए या आई आएगा, पश्चात में हमें ए या ओ देखने को मिलेगा, परिवर्तन हमें करना है ए और औ, ठीक है। ये हमें थोड़ा थोड़ा सा यानी कि जो हमारी अभी अभी जो संधि गई थी, कौन सी संधि गई थी, वृद्धि संधि, उसके हिसाब से लगेगा, क्योंकि वृद्धि संधि के फिर यहाँ पे अपवाद भी देखने को मिलेंगे हमें। ऐसे उदाहरण, ये जो वो उदाहरण है जो उदाहरण हमें परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, ये वही उदाहरण है। तो आप सभी को इन उदाहरणों को तो कम से कम याद ही कर लेने हैं। देखो प्र प्लस एजते, प्रेजते, यहाँ पे प्र में ए है, इधर ए हो गया तो ए और मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। प्रेजते उप प्लस औपति, ए है, प में ए है और इधर ओ आ गया, औ हो गया, उपोदति। यहां पे हमें बिल्कुल उपोदति हो गया, ठीक है। पूर्व रूप संधि, ये तो पर रूप संधि थी, ये पूर्व रूप हो गई। देखो दोनों के सूत्र है ना हमें कभी कभार यानी कि थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें पर रूप का क्या करना है, पर रूप, ठीक है, और पूर्व रूप। पर रूप में कोई भी मात्रा नहीं है लेकिन हमें यहाँ पे एंगी पररूपम बोलेंगे, ठीक है। पूर्व रूप, इसमें बहुत सारी मात्रा हमें इन शब्दों के अंदर देखने को मिल रही है, तो हमें क्या इससे इसके जो सूत्र है उसमें हम मात्रा नहीं लगाएंगे, तो एंग पदांता दी, एंग पदांता दति, ये बोलेंगे, ये इसका सूत्र है। तो आपको इस सूत्रों को याद कर लेना है। पूर्व में क्या होगा, ए औ, पश्चात में ए, परिवर्तन ए औ हो जाएगा और एकादेश ए का जो हमें अनुस्वार में देखने को मिलता है, यानी कि हमें क्या बोलते हैं, तीसरा जो वर्ण देखने को मिलता है। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं हमारी संधि के बारे में, ठीक है। हरे प्लस अव, हरेव, ये हमारी जो यानी कि संधि है, पूर्व रूप संधि चल रही है। इसके जो उदाहरण है ये इस प्रकार से हैं, आपको सभी को इन्हीं से उदाहरणों में से आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको इनके उदाहरणों को रट लेना है। विष्णु औ, विष्णु, ग्रह प्लस अश्विन, ग्रेष्मिन, प्रकृति, प्रगरहम, प्रकृति भाव, इधुदेद दिवचनम, ठीक है। ये जो प्रकृति भाव संधि है इसमें तो बहुत ही है, इसमें कुछ भी यानी कि परिवर्तन नहीं करना है। जिस प्रकार से एक प्रकृति का देन होती है उसी प्रकार से वर्णों का जहाँ पे है उसी प्रकार से वहाँ पे हो जाता है। इदुदेव, इदुदेद दिवचनम, प्रग्रहम, इकारांत, उकारांत, एकारांत, दिवचन उदाहरण, जैसे विष्णु इमो, विष्णु इमो, मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सेम सेम ऐसे कैसे। हरि प्लस एतो, हरि एतो, बस। हल संधि, ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट संधि देखने को मिलती है। इश्चुत्व संधि क्या होता है, इश्चुत्व संधि का जो सूत्र हमें देखने को मिलता है वह मिलता है इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु, यह सूत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके उदाहरण कभी हमें देखने को मिलते हैं। देखो राम
श प्लस चिनोती, रामश चिनोती, यहाँ पे आधा श है। देखो मैं इस प्रकार से आप थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। अगर आपको आधा स देखने को मिले तो यानी कि आप वहां पे ये कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, मतलब इसमें इश्चुत्व संधि ये होता है सवर्ग और चवर्ग, सवर्ग और चवर्ग के स्थान पर हमें यानी कि जो हमारा जो यानी कि क्या बोलते हैं तवर्ग, उसको हम कर देंगे उसके स्थान पे चवर्ग के स्थान पे। देखो इस प्रकार से सत प्लस चित, सत चित मतलब तवर्ग हो गया ना, तय के स्थान पर हमने चवर्ग का च कर दिया। मतलब प्रथम वर्ण का तो प्रथम वर्ण ही हो जाएगा चवर्ग और तवर्ग में से, और द्वितीय वर्ण का द्वितीय वर्ण। मतलब इस प्रकार से दोनों में जो वर्ग है उन वर्णों के क्रमांक के अनुसार ही दोनों में आपस में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न प्रश्न है, प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण देखने को मिल जाता है। इष्टोत्व संधि में क्या हो जाता है, यानी कि इसके अंदर देखो यानी कि वहां पे हमने च वर्ग और तवर्ग में परिवर्तन किया था, और यहाँ पे हम बात करेंगे किसमें, यानी कि टवर्ग और तवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे हमने स्लेट वाला व संकर वाला स के बारे में बात की थी, और यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा हमारा सड़क वाला श और स्लेट वाला स। मतलब वहां पे यानी कि जो स्लेट वाला स है उसके स्थान पर यानी कि क्या होता है सड़क वाला संकर वाला, और यहाँ पे यानी कि जो क्या देखने को मिल जाएगा हमें यहाँ पे जो सड़क वाला स है उसके स्थान पर हमें क्या बोलते हैं जो स्लेट वाला स है वह हमें देखने को मिलेगा। सूत्र है इष्टुना इष्टु, उदाहरण है रामश षष्ठ, रामस षष्ठ है। इसमें देखो जो इस सड़क वाला स है ना इसके स्थान पर यानी कि जो स्लेट वाला स है वह यहाँ पे रख दिया गया। तत् प्लस टीका, तट्टिका, ट है, और ट वर्ग में यानी कि जो प्रथम वर्ण कौन सा है ट है, तो यानी कि ट के स्थान पर ट हो गया। इस प्रकार से जशत्व संधि के बारे में बात कर देंगे तो सूत्र जलाम जशो अंते, जलाम जसो अंते, ये जो हमारा सूत्र देखने को मिलता है। और इसके उदाहरण हम देखो इस प्रकार से देखेंगे, दिक प्लस अंबर है, दिगंबर है, क के स्थान पर यानी कि देखो यहाँ पे जशत्व संधि में हमेशा यानी कि वर्ग का हमें तीसरा वर्ण कर देना है। क्या कर देना है, तीसरा वर्ण। देखो क है, क का यानी कि तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है ना, तो यानी कि दिक प्लस अंबर है, दिगंबर है हो गया। चित प्लस आनंद है, चिदानंद हो गया। अच प्लस अंत है, अजंत है हो गया। ठीक है, अनुनासिक संधि सूत्र हो गया यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वाह। उदाहरण क्या हो गया, जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ है। एतत् प्लस मुरारी, एतन्न मुरारी। पूर्व सवर्ण संधि सूत्र क्या हो गया, जयो हो अनंतर श्याम। ठीक है, उदाहरण देखो उत प्लस हार है, उद्धार है। वाघ प्लस हरि, वाघ हरि। परसवर्ण परसवर्ण और लत्व संधि सूत्र है इसका तोड़ली, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको पूछ लिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको यानी कि जो शब्द है उन शब्दों में आपको आधा लय दिखाई देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर तोड़ली सूत्र में तत् प्लस लय, तल्लय। विद्वान प्लस लिखती, विद्वान लिखती। इस प्रकार से अनुस्वार संधि में क्या होता है, यानी कि इसका जो सूत्र एक देखने को मिलता है हमारे मो अनुस्वार है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो अनुस्वार होता है यानी कि जैसे हरि प्लस वंदे, हरि वंदे, हरि प्लस वंदे, हरि वंदे, यानी कि जो यानी कि हमारा अनुस्वार है वो यहाँ पे दिखाई देता है। सम प्लस तोष है, संतोष है। मैं का अनुस्वार परिवर्तन हो गया। ठीक है, मो अनुस्वार में यानी कि मैं का अनुस्वार में परिवर्तन होना मो अनुस्वार सूत्र का एक तरह से यानी कि डेफिनेशन हो जाती है। अनुस्वारस्ययी परसवर्ग, उदाहरण क्या होगा इसके, संग प्लस कदे, संकदे। सम प्लस तह, संतः। यानी कि यहाँ पे मैं का न बन गया, वहां पे यानी कि जो क्या बोलते हैं मैं का ऊपर वाला वो बन गया था ना, यानी कि चंद्र बिंदु। छत्व संधि के बारे में बात करते हैं तो सूत्र होगा हमारा षष्ठोटी। उदाहरण हो गया तत् प्लस शिव, तत्शिव। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। तत् प्लस शरणम, तत्क्षरणम, तत्क्षरणम हो गया। अब यहाँ से हो गई हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं तो रुत्व संधि पहली जो यानी कि हमारे देखने को मिलती है विसर्ग संधि के अंदर, रुत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र हो जाता है स जुसो रू, स जुसो रू, यानी कि स के स्थान पर किस प्रकार से विसर्ग का आदेश होता है उसको हम देखेंगे। उदाहरण कविश आसित, कविश कवीरा शित, कविश आसित कवीरा शित। यानी कि यहाँ पे जो हमारा स है, स का र आदेश हो गया, स का क्या हो गया, स का र आदेश
हो गया। तो यही यानी कि इसका है कि स का रे आदेश किस प्रकार से होता है, तो यानी कि यह इस सूत्र के आधार पर देखेंगे। श्रीश्य प्लस अस्तु श्रीरस्तु, ठीक है। विसर्ग लोपा संधि सूत्र है खरवशानयो विसर्जनीय, खरीवशानियो विसर्जनीय। उदाहरण क्या होगा, पुनः चिनोति, पुनः चिनोति, प्रातर चलती, प्रातः चलती। सत्व संधि के बारे में बात करते हैं तो सत्व संधि का सूत्र हमें देखने को क्या मिलता है, वह मिलता है विसर्जनीयश। क्या मिलता है, विसर्जनीयश सूत्र। हमें सूत्र सत्व संधि का सूत्र देखने को मिलता है। उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो राम है प्लस चय रामश्च हो जाएगा, नि है प्लस छलय निश्चल हो जाएगा। देखो यहाँ पे यानी क्या बोलते हैं, आदर्श है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार है, ये वाला से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप समझोगे तो तभी आपको समझ में आएगी। उत्व संधि सूत्र है, इसको अथोरोरु लुप्तता प्लुप्त है, क्या हो गया, अथोरोरु प्लुप्ताद प्लुप्ते। उदाहरण इसका क्या हो गया, राम है अयम रामो अयम, क प्लस अत्रम कोत्रम, शिव प्लस आचार्य शिवाचार्य। सूत्र हो गया हरिश्च, हरिश्च का देखो यानी कि शिव है प्लस वंधम शिवोन्धम, मन है प्लस हर है मनोहर। ये सूत्र सिर्फ आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको इनको याद रखने पड़ेंगे ही। आगे हमारा थोड़ा सा और रह गया, विसर्ग लोप संधि के बारे में बात करते हैं तो इसमें रोरी सूत्र हमें देखने को मिलता है। रोरी सूत्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें नी है प्लस रोग है, निरोग है। देखो यहाँ से हमें विसर्ग के स्थान पर हमें क्या मतलब एक तरह से यानी कि जो विसर्ग का तो लोप हो जाता है और उसका हमें दीर्घ देखने को इधर से मिलेगा। देखो नी यहाँ पे विसर्ग था, यहाँ पे लोप हो गया, पुनः प्लस रमते पुनः रमते, और यहाँ पे दीर्घ भी हो गया, ठीक है। भानु प्लस राजते भानु राजते, इधर छोटा ओ था बड़ा हो गया, इधर ए था आ हो गया, नी था और बड़ी नी हो गई। सूत्र है ब्रलोपे पूर्वश्य दीर्घो अंगण। उदाहरण क्या हो गया इसका, पुनः रमते पुनः रमते, उड प्लस ढ उड, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी आपको ऐसे अटपटे से शब्द देखने को मिले ना, उन सभी को तो आप जरूर से जरूर याद कर ले, क्योंकि अटपटे शब्द ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब हम देखेंगे समास के बारे में। समास के बारे में देखेंगे परिभाषा, एक पदी भाव समाशय समसनम समाशय। देखो परिभाषा इसकी एक इसी प्रकार से है, यानी कि दो पदों को एक पद में कर देना समास कहलाता है। समसनम समास है, यानी कि समास जब दो टुकड़ों में हो तो यानी कि उसको दो टुकड़ों में जब शब्द हो तो उसको एक करना ही समास कहलाता है। अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायतम जायते सह समास कथ्यते, यानी कि अनेक पदों से मिलकर के एक पद बनता है, उसे समास कहते हैं। समासस्य भेदा मुख्य रूपेण संस्कृत भाषायाम समासस्य पंच भेदा सन्ति, यानी कि केवलश्चर्यावयी भावो द्वंद्व तत् द्वंद्व स्तुत पुरुषा स्तः, यानी कि केवल समास। देखो आगे हमें यह देखने को मिलेगा, बहुब्रीहिश्च विज्ञ समास है, पंच यथा बुंदे है, अर्थात विद्वान जन समास के पांच भेद मानते हैं, केवल समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे समास के ये भेद है, ये डायग्राम से आप समझेगा, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के हमें देखने को मिलते हैं भेद विभक्तियों में, अलुक समास, उपपद समास, नया समास, क्रमधारय समास, गति समास और प्रादि समास। अब हमें क्रमधारय समास के भी भेद देखने को मिलते हैं, जैसे देखो दिगु समास, विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास, उपमानोपमेय क्रमधारय समास, उपमानोत्तर पद क्रमधारय समास और अवधारणा पूर्वक क्रमधारय समास, ठीक है। फिर हम देखेंगे इधर द्वंद्व समास के इतर इतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के हमें जो भाग देखने को मिलते हैं वह मिलते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास और तुल्य योग्य बहुब्रीहि समास,
मानवाचक बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। केवल समास, पहला है हमारा केवल समास। ऐसा समास जिसका कोई विशेष संज्ञा न की गई हो, अर्थात अर्थात मतलब विशेष संज्ञा से रहित समास केवल समास कहलाता है। क्या है देखो, वार्गर्था विव, वार्गर्थो इव, वाणी और अर्थ। वार्गर्थों का अर्थ हो गया यानी कि वाणी यानी अर्थ। भूतपूर्व, पूर्व भूत, इसमें क्या है हमारा जो यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है। तो इसमें क्या है जो यानी कि हमारा उत्तर पद है वह यानी कि क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, और मतलब समास विग्रह करेंगे तब उत्तर पद पहले आ जाता है और पूर्व पद बाद में आ जाता है। ये यानी कि हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे हम बात करेंगे, दूसरा है हमारा अव्ययी भाव समास। प्राणेय पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो, जिसमें पर्याय पूर्व पद के अर्थ में प्रधानता होती है, यानी कि पूर्व पद के अर्थ में प्रधानता होती है, उसे पूर्व पद पर्यायो क्या बोलते हैं, अव्ययी भावो समास हमें बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अव्ययी भाव समास का पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, क्या होता है ये हमें इंपोर्टेंट याद रखना है। क्या होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में, एक वचन में होता है। नपुंसकलिंग एक वचन में हमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बात करेंगे देखो, अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। अव्ययी भाव यहाँ पे हमने समास स्टार्ट कर दिया था, उसको हम बढ़ा रहे हैं आगे की ओर। अव्यय भाव में देखो यानी कि हमें देखने को मिलता है इधर अव्यय, अव्यय हम किसे बोलेंगे, अव्यय हम एक प्रकार से जो हमारे उपसर्ग देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम अव्यय के रूप में जानते हैं। अधि का जो प्रयोग होता है वह विभक्तियों में होता है। इसमें जैसे किस प्रकार से समस्त रूप इसका बनता है, अधि स्त्री, अधि हरि, ठीक है। समास विग्रह करेंगे तो यानी कि स्त्रेयमय, स्त्रेयम इति, हरो इति। उप संधि, उप के बारे में बात करते हैं, उप उपसर्ग के बारे में तो समीप अर्थ है। उप यानी होता है समीप, अधि यानी विभक्ति के अंदर, ठीक है। उप का अर्थ हो गया समीप के अंदर, जैसे उपकृष्णम, उपगंगा, उप गो, कृष्णस्य समीपम, गंगया समीपम, गौ समीपम। निर का अर्थ हो गया अभावर्थे, निर्जनम, निर्मिक्षकम, मक्षिका का अभाव हो जहाँ पे मक्षिक नहीं हो, ठीक है। जनना अभाव, मतलब जहाँ पे जन्म ना नहीं हुआ हो, मक्षी काणाम अभाव जहाँ पे मक्षी नहीं हो। अनु का अर्थ होता है पश्चात, अनु कृष्णम, अनु विष्णुम, कृष्णस्य पश्चात विष्णु, पश्चात यानी विष्णु के पश्चात। अनु का एक अर्थ हो गया योग्यम के रूप में, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, ठीक है। एक अनु का अर्थ हो गया अनुपूर्वीय, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वे ऋणम। प्रति का अर्थ हो गया विपश्चार्थे, प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, दिनम दिनम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है प्रतीक। यथा पदार्थ न तीवर्ति, यथा शक्ति, यथा भक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, भक्तिम अनतिक्रम। अति के बारे में बात करते हैं। अत्यः, अति हिमम, हिमस्य अत्यम, अति असंप्रति, अति हास्यम, अति निद्रम, हांश संप्रत्य न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, सदृश्य, शहरी, शशिखी, हरे सदृश्यम, सदृश्य, संज्ञा, योगपद एक साथ होना, योगपद एक साथ होना। सचक्र, चक्रेण युगपत। संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो रक्षत्रम, शत्रणाम संपत्ति, साकल्य के अर्थ में संपूर्णता, शत्रणाम तृणम अपि अपरित्यज्य, अंत्य प्रेतम साग्नि, अग्निग्रंथ प्रेतम पर्यंतम अधिते। दूर, दूर यानी कि दुर्भय, दुर्यवनम, ठीक है, यवनानाम वृद्धि। शब्द प्रादुर्भाव, देखो यानी कि जो आपको यहाँ पे इति देखने को मिलेगा तो वह मिलेगा यानी कि आपको
प्रादुर्भाव के रूप में हरि शब्दस्य प्रकाश है, समृद्धि, सुमध्रम मद्राणाम समृद्धि, नदी विषय। अगला जो यानी कि हमारा जो बिंदु है इसके अंदर वह है नदी विषय, यानी कि नदी के रूप में। नदी विषय सह संख्या समस्यते, नदीवाचक शब्द के साथ संख्यावाची शब्द का भी अव्ययभाव समास होता है। यानी कि पंचगंगम, जहाँ पे नदी के रूप में यानी कि हमें जो देखने को मिलता है क्या, जैसे यानी कि नदियों का समूह हमें जहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे जो हमें द्विगु समास न होकर के वहाँ पे हमें क्या कौन सा समास करना होता है, वह अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि इस प्रकार से पंचगंगम, पांच गंगाओं का समाहार, दिव्य यमुनम, दो यमुनाओं को समाहार, सप्त सिंधुम, सप्त सात सिंधुओं का समाहार। तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। तत्पुरुष समास प्रायण उत्तर पदार्थस्य प्रधान भवति, यानी कि तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 पद माने गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तम विभक्ति। किस प्रकार से है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय श्रीतातिपति। देखो इस सूत्र को आप ध्यान पूर्वक से सुनो और आप याद करो। श्रीताति तपति तात्य स्तः प्राप्त पन्ने। देखो आपको इस प्रकार से इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी के ऊपर यानी कि ये है। कृष्ण श्रित है, देखो श्रित यहाँ पे आ गया। इसमें जो यानी कि वर्ण हमें जो देखने मिल रहे हैं वह श्रित देखने को मिल रहे हैं। एक तो संकटपन, स्वार्घत है, दुखाताति, है ना। तो देखो कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है, संकटापन, संकटम आपनम, स्वर्गत है, स्वर्गत, स्वर्गगत है, दुखातीत, दुखम अतीत। तृतीय जो यानी कि तत्पुरुष समास है वह हमें देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ये जो आपको लाइन है इसी लाइन को आपको याद रख लेना है क्योंकि इसी से संबंधित यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा तृतीय है कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें पूर्व सदृश्य समूहन कलह मिश्र सलक्षणे, यानी कि पूर्व हमें देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा, सम और पदोन औष्णम कलह। देखो मास पूर्व, मासे न पूर्व, ठीक है, पूर्व देखने को मिल गया। पितृ सम है, पितृ सम है, मातृ सम है, मातृ सम है, पाधोन ऊन देखने को मिलेगा, पाधे पाधेन ऊन, माशोण माशोणनम तो मासेण ऊनम, ठीक है, वाक कल है, वाचा कल है। तो यानी कि ये जो शब्द है ये शब्द देखने को, ये जो सूत्र देखने को मिल रहे हैं ना हमें, ये पूरे ये सूत्र ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सूत्रों को अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये जो क्या बोलते हैं हमारे समास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आचार सलक्षणम, आचार्यण सलक्षणम, गुण मिश्र, गुणेन मिश्र। देखो कर्तु कर्णे कृतः बहुलम, कर्तरी कर्णे च तृतीया कर्धन्तन बहुलम प्रघावत, अर्थात कर्ता और कर्ण में हुई तृतीया से युक्त पद एवं युक्त पद का कर्धंत के साथ विकल्प में समाप्त होता है। हरि त्रात है, हरिणा त्रात है, हरि से रक्षित, हरिणा त्रात है यानी हरि से रक्षित। नख भिन्न है, नखे भिन्न, नाखूनों से फाड़ा। विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या से हीन। बाणा हति, बाणेन हाथी, बाण से हत। तो इस प्रकार से एक तरह से हमें यानी कि किसी के द्वारा कार्य किया जाता हो, किसी के द्वारा कार्य करके जो देखने को मिलती है वो चीज, उसके बारे में यानी कि हमें बता रहा है। तृतीया के बारे में एक और बात यह है, तृतीया तत्कृत तार्थेन गुणवचने, यानी कि यहाँ पे तो बल बहुबलम कर्ता के बारे में बता रहा है और यहाँ पे यानी कि गुण के बारे में बताएगा। तृतीयांत कृत गुण है वचने अर्थ शब्देन च सह वा समस्यते श च तत्पुरुष है। तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ के लिए किए गए गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ विकल्प में समास होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। संकला खंड है, संकला या खंड है, सरोते से किया हुआ, सरोते से किया हुआ गुण बता रहा है इसका। धन्यार्थ, धान्यन अर्थ धान के लिए, दानार्थ दानेन अर्थ है दान के लिए। चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो चतुर्थी
तदार्थ बलि हितः सुख रक्षिते। ठीक है। चतुर्थ विभक्ति अंत वाले शब्दों के अर्थ में जो वस्तु उनके वाचक शब्द के साथ अर्थ बलि हित सुख रक्षित पदों के साथ समाप्त होता है। देखो, युप दारू, युपाय दारू यानी कि यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, गो सुखम, गोभ्य सुखम गाय के लिए सुख, भूत बलि, भूताय बलि जीवों के लिए बलि, जनहितम, जन्नेन, जन्नेभ्य हितम लोगों के लिए हित, द्विजार्थ, द्विजाय अयम द्विज के लिए शुभ, द्विजार्थ, द्विजाय इधम द्विज के लिए यवागु, द्विजार्थम, द्विजाय इयम द्विज के लिए यह वस्त्रम, गोरक्षितम, गोय रक्षिति गायों के लिए रक्षित। पंचमी तत्पुरुष की अंदर बात करते हैं तो पंचमी भयेन, पंचमी विभूति अंत वाले शब्द का भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। इसे मतलब इसके अंदर यानी कि हमें भय देखने को मिलेगा। क्या? भय देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट के लिए। क्या करता देखा तो, लेकिन सर मैं